वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। अल्टरनेटिंग करंट लेसन में कल हमने देखा था एसी थ्रू एलआर सर्किट। उसी को थोड़ा मैं आज और एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको लिखवा भी देता हूं। यहां आप देख रहे हैं कि किसी एसी सोर्स जिसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई है, उसके अक्रॉस सीरीज में एक इंडक्टर और एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वीएल है और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वीआर है। और मान लीजिए सर्किट में करंट आई है, आगे उसके अनुसार हमने लिख दिया है। अब यहाँ एक चीज देखिए, सीरीज में करंट सेम होता है। ये आई करंट दोनों से फ्लो हो रहा है, इंडक्टर से भी और रजिस्टर से भी। तो हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों साथ रहते हैं। तो करंट मान लीजिए आई करंट का फेज हमने इस एक्सिस पर बना दिया है, तो रजिस्टर का वोल्टेज भी इसी एक्सिस पर बनाना होगा, क्योंकि रजिस्टर का वोल्टेज करंट के साथ रहता है। और इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा है कि करंट लैग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। तो करंट चूंकि इंडक्टर के लिए यही है आई, और करंट को पीछे रहना है वोल्टेज से, इंडक्टर के वोल्टेज से, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है करंट से हम लोग 90 डिग्री आगे बना देंगे। तो इंडक्टर के केस में जो होता है हो गया भाई कि इंडक्टर के केस में अगर वोल्टेज वीएल है तो करंट आई उससे 90 डिग्री पीछे है, और रजिस्टर के केस में वोल्टेज वीआर है तो करंट आई जो है वो उसके वोल्टेज वीआर के साथ है। तो जो टोटल वोल्टेज है ई, वो इन दोनों का इस प्रकार सम निकालेंगे, जैसे वेक्टर सम करते हैं, तो वो टोटल वोल्टेज आपका आ जाएगा। और टोटल वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, इसको हम लोग कहते हैं फेज एंगल ऑफ द सर्किट। यानी यहाँ जो वोल्टेज है करंट से 5 एंगल आगे है। अब जरा विचार कर लीजिए कि अगर इंडक्टर नहीं होता तो टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ होता, करंट के साथ होता, और अगर रजिस्टर नहीं होता तो टोटल वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पूरी तरह से आगे होता। लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और कैपेसिटिव इफेक्ट दोनों होने की वजह से ये बीच में आ गया। न तो टोटल वोल्टेज पूरी तरह से करंट आई के साथ है और न तो पूरी तरह से 90 डिग्री आगे है। इसी के अनुसार आगे हमने कैलकुलेशन कर दिया है। इसमें से आई कॉमन निकल गया। यहाँ वीएल के जगह पर, चूंकि आप जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो इंडक्टर में करंट आई और इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस जैसा फैक्टर होता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस की जगह पे एक्सेल हो गया, और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा आई इंटू आर, दोनों में से आई कॉमन निकल गया। अब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस की जगह पर ये चीज जो है इंपेडेंस, इसका यूनिट रेजिस्टेंस की तरह ही ओम ही होना चाहिए। लेकिन ये ना तो पूरी तरह से रिएक्टेंस है ना रेजिस्टेंस है, तो इसका एक नया नाम होता है इंपेडेंस, और इसको जेड से डिनोट करते हैं, और इसका भी यूनिट ओम होता है। लिख देंगे द ऐसा यूनिट ऑफ इंपेडेंस इज ओम। अब आगे देखिए, इसी रिलेशन के अनुसार जो जेड इज इक्वल टू ये जो आया है, उसके अनुसार ये फिर इससे सिमिलर बनाते हैं। जिधर वीएल है उधर एक्सएल बना दिया, जिधर वीआर है उधर आर बना दिया, और जिधर टोटल वोल्टेज ई है वहां हमने टोटल इसका इंपेडेंस जेड बना दिया। टोटल इंपेडेंस टोटल रेजिस्टेंस की तरह हो गया। तो यहाँ जो टोटल इंपेडेंस और रेजिस्टेंस के फेज के बीच में जो एंगल है उसको फेज एंगल बोलते हैं, वो यही एंगल आएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्सएल अपॉन आर हो गया। और इस रिलेशन के अनुसार अगर आप लाए, यहाँ तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। इस रिलेशन के अनुसार अगर tan फाई अगर हम लाते हैं तो वो भी देख लीजिए। tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है वीएल और बेस है वीआर, बेस है वीआर। वीएल के जगह पर आई इंटू एक्सएल और वीआर के जगह पर आई इंटू आर। यहाँ आई कट के यहाँ भी वही आएगा एक्सएल बाई आर, जो यहाँ इस रिलेशन से आया है। यहाँ देखिए, ये जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को लेकर के ये जो फिगर बनाते हैं फेज वाला, और इसमें जो इंपेडेंस आता है, तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। लिखना आपको यहाँ तक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसी थ्रू सीआर सर्किट। अब देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एसी थ्रू सीआर सर्किट। तो इसमें इसी में देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करके इसका भी आपका नोट तैयार हो जाएगा, आप समझ भी लेंगे। यानी एसी थ्रू एलआर सर्किट में एल और आर सीरीज में था
और सीआर सर्किट में सी और आर सीरीज में रहेगा। तो इस इंडक्टर को निकाल के इसके जगह पर मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वीसी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है। यहां भी देखिए सी कर दीजिए, कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे, ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, and resistor of resistance R is connected in series across AC source of instantaneous value E. If VC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VR, देन द टोटल, ये यहाँ C लिखिए। तो अब यहाँ देखिए कैपेसिटर के केस में करंट जो है 90 डिग्री आगे रहता है। तो देखिए इस फिगर में क्या चेंजिंग होगी उसको आप समझ लीजिए। अगर ये करंट है I, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है VR, वो करंट के साथ होता है। और ये कैपेसिटर में भी करंट I है और कैपेसिटर का करंट आगे रहना चाहिए 90 डिग्री, यानी कैपेसिटर का जो करंट है आगे रहेगा, यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे रहना चाहिए। यानी करंट तो यही हमने पहले ही बना रखा है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC जो है 90 डिग्री पीछे होना चाहिए। और इस प्रकार आपका टोटल वोल्टेज E ठीक उसी प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे। ये टोटल वोल्टेज हो गया E, और ये फेज एंगल, करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में फेज एंगल फाई हो गया। यहाँ देखिए अगर ये सिर्फ रजिस्टिव सर्किट होता तो टोटल करंट और टोटल वोल्टेज E एक डायरेक्शन में होता, और अगर ये सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट होता तो टोटल करंट और टोटल वोल्टेज में 90 डिग्री का डिफरेंस होता। लेकिन दोनों के इफेक्ट होने की वजह से अब टोटल वोल्टेज ना तो पूरी तरह से करंट के साथ है और ना तो पूरी तरह से 90 डिग्री पीछे है, बीच में आ गया। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। आगे इस पर भी आप जैसे वेक्टर सम करते हैं उसी प्रकार ये ला देंगे, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आ गया E, इसका रूट करने पर, और VC क्या होगा तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज है VC, उसके जगह पे I इंटू XC हो जाएगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल इजीली आप समझ रहे हैं। और इसमें भी इसको इम्पोर्टेंस कहते हैं और इसका भी यूनिट ओम होगा, बस XL के जगह पर XC कर दिया हमने। और यहाँ भी जैसा यहाँ चेंजिंग किया है इस फिगर में भी वैसा ही चेंजिंग होगा। बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे, इसको आप क्लियर समझ रहे होंगे कि ये हुआ R और ये हुआ XC और ये हो गया टोटल इम्पोर्टेंस Z और ये एंगल हो गया फाई। तो यहाँ आप क्लियर देख लीजिए सारा रिलेशन वैसा ही। यहाँ भी tan फाई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये VC अपॉन VR, यहाँ XC के जगह XC कर दें, यहाँ भी XC कर दें, यहाँ भी XC कर दें। बाकी सारा चीज वैसे ही समझना है, ध्यान पूर्वक देखें और LR सर्किट और CR सर्किट दोनों को मिला करके पढ़ें। और ये इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, तब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे AC थ्रू LCR सर्किट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी। धन्यवाद।